Dear students, I am Mithilesh Kumar, Assistant Professor, Department of Political Science, RD एंड डीजे कॉलेज मुंगेर यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो के माध्यम से पीजी सेकेंड सेमेस्टर पेपर 7 कंटेम्प्रेरी इशू इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थर्ड यूनिट रीजनलिज्म, EU, सार्क, आसियान के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले रीजनलिज्म क्या है, क्यों इसका उदय हुआ है, इसके क्या कारण रहा है और अब तक किस प्रकार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रीजनलिज्म का फैलाव हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच आपसी हित को प्रदर्शित करता है। यह आपसी हित सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक आदि कई प्रकार के हो सकते हैं। इस हित को पूरा करने के लिए देश कई प्रकार के प्रयास करती है, जैसे बायलैटरल लेवल पे। इस लेवल पे दो देश आपस में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए। जो दूसरा लेवल होता है वो मल्टीलैटरल लेवल होता है। ठीक, इसमें 3 या 3 से ज़्यादा देश इसमें शामिल होता है। इसको भी हम लोग दो भाग में बांट के देख सकते हैं। पहला जो होता है, पहले लेवल में हम उस देश को या उस संस्थान को रख सकते हैं जिसमें विश्व के लगभग सारे देश शामिल होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO। इस सारे के सारे देशों, संस्थानों में या फोरम पे जो है विश्व के लगभग सारे देश इसमें शामिल होते हैं। इसके कई सारे बॉडी होते हैं, बहुत ज़्यादा कई ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, जो दूसरा लेवल होता है मल्टीलैटरल लेवल पे, वो होता है रीजनल लेवल पे। इसमें 3 या 3 से ज़्यादा देश कुछ खास एरिया के या कुछ खास उद्देश्य को लेके एक लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करता है जिसका उद्देश्य खास होता है। उसी के अंतर्गत ये संस्थान काम करती है, जैसे सार्क, जैसे आसियान, जैसे नाटो, जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे अफ्रीकन यूनियन, जैसे अरब लीग। आज के इस वीडियो में मेरा फोकस रीजनल लेवल के रिलेशन पे होगा। इस वीडियो में जो थर्ड यूनिट का जो बेसिक पार्ट है रीजनलिज्म, उस पे फोकस करूंगा। ठीक, रीजनलिज्म जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो रिलेशन है रीजनल लेवल पे 3 या 3 से ज़्यादा देश इसमें शामिल होते हैं। तो रीजनलिज्म जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें 3 से ज़्यादा देश शामिल होता है। इसको कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। मूल रूप से इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 या 3 से ज़्यादा देश आपसी हित के लिए परस्पर संबंध स्थापित करता हो, चाहे यह हित राजनीतिक हो, चाहे यह आर्थिक हो, चाहे यह सुरक्षा हो। ठीक, इस प्रक्रिया को जो बढ़ावा देता है इसको हम लोग क्षेत्रवाद कहते हैं। इंग्लिश में इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, रीजनलिज्म इज सस्टेन्ड कोऑपरेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल, among government, non-governmental organization और the private sector in 3 or more than 3 countries for mutual gain। अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद के क्या कारण हो सकता है? पहला कारण यह है कि जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, भौगोलिक नज़दीकी, जैसे सार्क। दूसरा कारण हो सकता है आइडेंटिटी, जैसे आसियान ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे इसके जो 10 देश जो सदस्य देश है, इसमें एक कॉमन कल्चर है जिसकी वजह से अपनी एक नई पहचान बनाती है और इस पहचान को इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में इस पहचान के एक आधार माना जाता है। तीसरा होता है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स, जो आंतरिक और बाहरी भय है उसके वजह से भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनलिज्म फैलता है। जैसे नाटो की स्थापना हुई, वर्सा ट्रीटी, ये सारे के सारे कोल्ड वार के दौरान स्थापित हुआ था। जो चौथा कारण है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आंतरिक राजनीति भी होती है। जो पांचवा कारण है वो है लीडरशिप, नेतृत्व,
जैसे यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश करने में जीन मोनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे आसियान का स्थापना करने में इंडोनेशिया का योगदान रहा है। अरब लीग को स्थापना करने में इजिप्ट का रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है रीजनलिज्म को एक्सपेंड करने के लिए वो है इकोनॉमिक। दो या दो से ज़्यादा देश या मल्टीलेटरल लेवल पे जो देश है उसका कुछ खास उद्देश्य है, जिसमें से एक उद्देश्य होता है इकोनॉमिक, और ये एक आधार बनकर भी उभर के आता है रीजनलिज्म को एक्सपेंड करने में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रीजनलिज्म अब तक किस प्रकार से फैला है, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको हम लोग देखना चाहेंगे। पहला, इसको दो वेव के रूप में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला वेव जो है 1950-60 के दशक में मानते हैं। इसका जो आधार है खास करके कोल्ड वार और प्री कोल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की जो स्थिति थी उसको बेस बना के, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नुकसान हो उसको बेस बना के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिस प्रकार उभर के आई उसका प्रभाव इस दौरान हुआ है। जैसे यूरोपियन यूनियन की स्थापना ये इसी और इंगित करता है। इस दौरान कई और ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुई रीजनलिज्म को एक्सपेंड करने, जैसे नाटो का हुआ, वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था, काउंसिल ऑफ यूरोप का हुआ था 1948 में, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो कि आगे चल के यूरोपियन यूनियन का बना है, सेंटो 1955 में हुआ था, आसियान 1967 में हुआ था, OAU 1964 में स्थापित हुआ था, जो बाद में 2002 में इसका नाम अफ्रीकन यूनिटी रखा गया है। जो दूसरा वेव है उसको हम लोग सेकेंड वेव कहते हैं। अब ये 1980 और 90 के दशक को बेसिकली इसमें रखा जाता है, और ये मान के चलते हैं जो यूरोपियन यूनियन एक मॉडल के रूप में उभर के आया था उसी को ध्यान में रख के विश्व के अलग अलग क्षेत्र में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वजह से रीजनलिज्म जो है बहुत हद तक फैला है। जैसे यूरोपियन यूनियन जो पहले ECSC हुआ करता था, इकोनॉमिक कोल एंड स्टील कम्युनिटी, और 1992 में ये पूर्ण रूप से यूरोपियन यूनियन की बना। एपेक 1989 में बना, सार्क 1985 में बना, मर्कोसुर, नाफ्टा, ये सारे लैटिन अमेरिकन कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मर्कोसुर, नाफ्टा, इसकी भी स्थापना उसी समय हुए। कोमेसा ये 1994 में स्थापना हुआ। अफ्रीका में कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनलिज्म, आखिर क्यों रीजनलिज्म स्थापित हुआ और इसका क्या उद्देश्य है। जैसा पहला उद्देश्य है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड यूनिटी, क्षेत्रीय सहयोग और एकता की स्थापना करना। टू डेटर द एक्सटर्नल थ्रेट, बाहरी हस्तक्षेप का मुकाबला करना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट रीजनल लेवल, क्षेत्रीय स्तर पर हल निकालना। टू मेक इजी इन द फंक्शनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य सुगम करना। अभी तक मैंने जो फोकस ये किया है कि रीजनलिज्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके स्थापना होने के पीछे कारण क्या है, इसका फैलाव किस प्रकार से हुआ है, इस वीडियो में मैंने अभी तक यही चर्चा किया है। आगे जो मैं वीडियो प्रस्तुत करूंगा उसमें यूरोपियन यूनियन, सार्क और आसियान के बारे में बताऊंगा। हाँ, इस बीच एक होमवर्क भी मैं अपने स्टूडेंट को देना पसंद करूंगा। जैसे 21वीं शताब्दी में रीजनलिज्म किस प्रकार से फैला है, इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुआ है, चाहे भले वो चाइना लीड कर रहा हो, कहीं पे रसिया लीड कर रहा हो, चाहे US लीड कर रहा हो। जैसे चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जैसे ब्रिक्स की स्थापना हुई, ठीक, एशियन पैसिफिक रीजन में भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। तो ये सारे के सारे जो 21वीं शताब्दी में नए सिरे से जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है और रीजनलिज्म को एक्सपेंड करने में योगदान दिया है, इसके ये मैं चाहूँगा कि PG सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस पे काम करें और शेयर करें, और
फिर किसी प्रकार की समस्या हो तो फिर हमें बताएं, उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।